हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लव विद रिया और मैं हूं रिया शर्मा। आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की 4th यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये जो यूनिट है हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्लाइड में है, क्योंकि आपके लिए मैंने प्रॉपरली इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कराया ताकि आपको समझ में आ सके, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो 4th यूनिट है इसमें गिनती के 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? तो पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण। अब कंफ्यूज मत होना, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण। यानी स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक। तो ओनरशिप का हस्तांतरण यानी कि अपना मालिकाना हक किसी और को ट्रांसफ़र करना। जैसे आज आप अपनी ज़मीन के मालिक हो, आज आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हो, कल आप अपनी प्रॉपर्टी किसी सी पर्सन को बेच दो, ठीक है। तो मालिकाना हक जो है, जो स्वामित्व है, वो भी इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कहते हैं। अगला है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड, यानी कि माल या फिर स्वामित्व या फिर आप संपत्ति बोल सकते हो, ठीक है। माल कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी माल है, तो उसका स्थानांतरण यानी कि किसी चीज़ को पास करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। थर्ड है डिलीवरी ऑफ गुड, यानी कि जो माल होती हैं, जो वस्तु होती हैं, उनकी डिलीवरी। जैसे हम ऑर्डर करते हैं कोई सामान, तो वो डिलीवर होता है उसी तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर हमें डिलीवरी और उसके नियम पढ़ने हैं। थर्ड है अनपेड सेलर और फोर्थ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके ब्रीच होने पे क्या क्या रेमेडी, यानी कि क्या क्या उपाय हमारे पास अवेलेबल हैं। ये केवल 5 टॉपिक हमें आज की वीडियो में कवर करना है। बहुत आसान लेक्चर होने वाला है, ध्यान से सुनते हुए चलना। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्वामित्व का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, ठीक है। ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति अपनी कानूनी स्वामित्व यानी कि ओनरशिप को दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, तो उसे ही ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कहते हैं। उदाहरण के लिए राम के पास एक फ़ोन है, ठीक है। तो उसका स्वामी कौन हुआ? राम हुआ। क्यों? क्योंकि राम के पास है ना वो फ़ोन। जिसकी प्रॉपर्टी होती है, ओनरशिप भी उसकी होती है, ठीक है। तो राम के पास एक मोबाइल है, तो उसका स्वामित्व यानी कि ओनरशिप राम के पास है। अब राम अपना वो मोबाइल जो है श्याम को सेल कर देता है, ठीक है, श्याम को सेल कर देता है। तो मोबाइल का जो टाइटल है, यानी कि मोबाइल की जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, वो राम से श्याम के पास ट्रांसफ़र हो गई। समझ गए? यानी कि जब एक पर्सन अपनी चीज़ को दूसरे पर्सन को बेचता है, तो पहले तो ये मालिक था, लेकिन अब दूसरा पर्सन मालिक है, तो इसी को स्वामित्व का हस्तांतरण बोला जाता है, ठीक है। और ये जो हस्तांतरण है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये किसी चीज़ को बेचकर भी किया जा सकता है, गिफ्ट में भी, विनिमय में भी, या फिर किसी कानूनी प्रक्रिया से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होता है, यानी कि प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति को ट्रांसफ़र करना। अब एक ये इम्पोर्टेंट है भाई, इस पे लगा लो स्टार। इम्पोर्टेंट तो वैसे सब कुछ है, इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो डैट कॉट नॉन हैबिट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति स्वयं से अच्छा स्वत्व नहीं दे सकता, इसका सामान्य नियम बताओ। क्या बनता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से अच्छा स्वत्व नहीं दे सकता। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई व्यक्ति दूसरे इंसान को वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। मतलब जैसे कि रवि ने मोहन की साइकिल चोरी करके सुरेश को बेच दी, तो रवि के पास टाइटल नहीं था, क्योंकि वो उसकी खुद की नहीं थी, उसने चोरी करी और तब बेची। तो इसमें वही बोला गया है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। यानी कि अगर आप किसी इंसान को कोई चीज़ दे रहे हो, तो ये मेक श्योर करो कि आप उसे वो दे रहे हो जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है, आप उसे नहीं दे सकते। जैसे रवि के पास साइकिल नहीं थी, तो उसने साइकिल चोरी करके दे दी, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें दी जाती हैं वो इनवैलिड होती हैं, अवैध होती हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति स्वयं से अच्छा स्वत्व नहीं दे सकता, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। यानी वह व्यक्ति जो खुद मालिक नहीं है, वो दूसरे को मालिक नहीं बना सकता। जैसे रवि ने मोहन की साइकिल चोरी करके सुरेश को दी, तो रवि के पास टाइटल नहीं है, यानी कि रवि जो है वो मालिक नहीं है, इसलिए सुरेश को सही ओनरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि सुरेश को जो साइकिल मिली है वो रवि ने चोरी करके दी है, ठीक है। अगर रवि मालिक होता और तब अपनी साइकिल सुरेश को देता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रवि जो है वो खुद मालिक नहीं है, ठीक है, उसने चोरी करी है और चोरी करके तब सुरेश को साइकिल दी थी, ठीक है। तो सुरेश को सही ओनरशिप नहीं मिलेगी। असली मालिक जो है वो मोहन है, क्योंकि साइकिल मोहन की है, तो मोहन साइकिल वापस ले सकता है। इसी को बोलते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं यानी कि खुद से अच्छा स्वत्व नहीं दे सकता।
यानी कि जो चीज़ उसके पास नहीं है वो दूसरे इंसान को नहीं दे सकता, जो उसके पास है वो तो दे देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं उसे चोरी करके क्यों देना किसी को, ठीक है। तो जो चीज़ अपने पास नहीं है या फिर जिस चीज़ के तुम मालिक नहीं हो वो किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब, स्टार लगा लो, ये सच में इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, माल में स्वामित्व कब ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि सेलर से बायर को वस्तु का मालिकाना हक ट्रांसफ़र होना, यानी कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो सामान है, इसे पास करना, यानी कि इसे देना, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो सेलर वो पर्सन होता है जो सामान को सेल करता है, और बायर वो होता है जो सामान को बाय करता है, परचेज करता है, खरीदता है, ठीक है। तो जब सेलर बायर को, यानी कि बेचने वाला खरीदने वाले को वस्तु का मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसे ही पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बोला जाएगा। इसके बाद जो है वो बायर जिम्मेदार होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो बायर ने एक कार बाय करी, यानी कि उसने एक कार खरीदी, ठीक है। तो सेलर ने तो उसे बेच दिया, ठीक है। अब वो कार जो है बायर की हो गई, बायर का उस पर मालिकाना हक है, उसका ट्रांसफ़र हो गया हक, ठीक है। तो अगर वो उसे रोड पे कहीं लेके जा रहा है तो कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी बायर की होगी, सेलर की नहीं होगी, क्योंकि सेलर ने तो तुम्हें दे दी, ठीक है। अब चाहे वो ठुके पिटे कुछ भी हो, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बायर की जिम्मेदारी होती है, और बायर ही रिस्क उठाएगा और बायर नुकसान भी झेलेगा। तो अगर कार को कुछ भी होता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी बायर की होगी। जैसे मान लो, एक और ले लो एग्जांपल, कि आपने कल कोई घर खरीदा था, ठीक है। आपने नया नया घर खरीदा है किसी से। अब 3-4 दिन बाद उस घर में आग लग जाती है, तो आप उस इंसान से जाके नहीं लड़ोगे जिसने आपको घर बेचा था। ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप खुद ही उसे फेस करोगे, ठीक है। आप दूसरे इंसान को परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी इस पर्सन से दूसरे पर्सन के पास होना, यानी कि ट्रांसफ़र होना, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि स्पेसिफिक गुड, यानी कि पहचाना हुआ माल। तो माल जब तैयार हो या फिर देने योग्य हो, डिलीवरेबल स्टेट में हो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, तो ओनरशिप तुरंत बायर को मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए दुकान का खास टीवी आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो डील बनते ही टीवी बायर को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो होती है कि जब हमारे पास माल तैयार है, हमारे पास डिलीवरेबल स्टेट में है, कि हम उसकी तुरंत डिलीवरी कर दें, तुरंत सामने वाले को दे दें। लेकिन एक कंडीशन वो होती है जब माल डिलीवरेबल स्टेट में ना हो, यानी कि जब हमारे पास माल तो है लेकिन हम उसे तुरंत डिलीवर नहीं कर सकते, तुरंत सामने वाले को नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सेक्शन 21 में आता है। तो सेलर को पहले कुछ काम करना होता है, जैसे या तो माल की पैकेजिंग करनी है, या उसका वेट नापना है, या रिपेयर करना है। तो ओनरशिप काम पूरा होने पर ही बायर को मिलेगी। जो स्पेसिफिक गुड है उसमें तो तुरंत ओनरशिप मिल जाएगी। जैसे आप दुकान पे गए, आपने टीवी पसंद करा और टीवी आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन कुछ माल ऐसे होते हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते, यानी कि तुरंत आपको नहीं मिलते। जैसे कि आपने बोला कि आपको 50 क्विंटल गेहूँ चाहिए, 50 क्विंटल आपको गेहूँ चाहिए, या फिर ऐसे मान लो आपने बोला 500 किलो गेहूँ चाहिए, ठीक है। तो आपने बोल तो दिया कि आपको गेहूँ चाहिए, सामने वाले ने भी बोल दिया कि ठीक है सर मिल जाएंगे, लेकिन अभी गेहूँ का तोलना बाकी है। तोलना, जब वो तोल देगा गेहूँ को, आपके पैक कर देगा, तभी ओनरशिप आपके पास आएगी, ठीक है। तो एक कंडीशन, 1 मिनट, हाँ। तो एक कंडीशन वो होती है जब ओनरशिप आपको तुरंत मिल जाती है, ठीक है। ओनरशिप तुरंत मिल जाती है। और एक कंडीशन वो होती है जब ओनरशिप काम पूरा होने के बाद मिलती है। जैसे कि यहाँ पे अभी तोलना बाकी है, यानी कि उसका वेट मेज़र करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अब एक कुछ मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो तय नहीं की गई हों, जैसे कि इनमें ओनरशिप कब मिलेगी, जो चीज़ तय नहीं की गई है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए, पहले एग्जांपल समझो, आपने 20 बोरी गेहूं मांगे, या फिर 20 बोरी आपने चावल मांगे, कि मुझे 20 बोरी चावल चाहिए, ठीक है। तो 200 बोरी में से 20 बोरी बायर के लिए अगर दुकान वाला अलग कर देगा तो आपको ओनरशिप मिलेगी, ठीक है। अगर आपने बोल दिया कि मुझे 20 बोरी चावल चाहिए, तो ऐसा बोलने से ही ओनरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा बोलने से ही आप मालिक नहीं बन जाओगे। जब तक वो आपका हिसाब अलग ना कर देगा तब तक आप मालिक नहीं हो। जब वो आपका हिसाब अलग कर देगा तब आप मालिक हो, ठीक है। तो इसमें ओनरशिप कब मिलती है, जब गुड्स, यानी कि जो वस्तु है वो बायर के लिए अलग की जाए, ठीक है। यानी कि जब वो आपका सामान अलग कर दे और बायर इसकी परमिशन दे दे कि हाँ भैया कर दो मेरे अलग, ठीक है, तब ओनरशिप इसमें मिलती है, ठीक है। जैसे आप दुकान वाले के पास गए, आपने बोला 20 बोरी मुझे चावल चाहिए, तो उसने बोला ठीक है। तो जब वो आपका सामान अलग कर देगा और आप बोल दोगे कि हाँ भैया जल्दी कर दो, तो ही आपके पास ओनरशिप आएगी, जब वो आपका सामान अलग कर देगा।
अगला है डिलीवरी टू कैरियर, यानी कि ट्रांसपोर्टर को दे देना। तो सेलर ने माल अगर ट्रांसपोर्टर को बायर के नाम पे भेज दिया है तो ओनरशिप बायर की मानी जाएगी। जैसे आपने कोई ऑर्डर बुक कर दिया, ठीक है, और सामने वाला जो दुकान से बेच रहा है, उस जो सेलर है उसने डिलीवरी वाले को दे दिया कि जाओ ये माल उनके यहाँ पर डिलीवर कराओ, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि ओनरशिप आपकी है, अब आप मालिक हो, ठीक है, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया, सामने वाले ने ऑर्डर बुक कर लिया और आपका माल भेज दिया, तो ये अब फ्री है, ठीक है, अब इसकी जिम्मेदारी नहीं है सेलर की, इसने आपका माल भेज दिया। एग्जाम्पल, फ्रिज ट्रांसपोर्टर को दे दिया। जैसे कि आपने एक फ्रिज बुक किया था, फ्रिज होता है ना जिसमें सामान रखता है खाने का जो भी, तो जो फ्रिज है आपने एक फ्रिज जो है ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि जाके बायर को दे आओ, ठीक है। जैसे ये है बायर, इसने एक फ्रिज को बुक किया था, ठीक है, तो ये जो सेलर है इसने फ्रिज ट्रांसपोर्टर को दे दिया, यानी कि डिलीवरी मैन को दे दिया कि जाके इसे दे के आओ। तो अगर रास्ते में कोई नुकसान होता है ना फ्रिज को, तो बायर लायबल होगा, बायर की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो ओनरशिप है वो इसके खाते में आ गई है, अब ये मालिक है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पे भी स्टार लगा लो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधा सीधा, रिस्क प्राइमा फेसिस पासिस विद प्रॉपर्टी, ये एक लैटिन मैक्सिम है, इम्पॉर्टेंट है। तो रिस्क पासिस विद प्रॉपर्टी, यानी कि रिस्क उसी का होगा जिसकी ओनरशिप होगी, जो मालिक होगा। ऐसा होता है बहुत बार कि अभी अभी आप दुकान से सामान लेके निकले, मानो अभी अभी आपने 1 किलो चीनी ली दुकान से, ठीक है, दुकान से लेकर आप निकले, एक कुत्ते ने आपकी पिन्नी में मतलब मुंह मार दिया आपकी पिन्नी में, ठीक है, आपकी पिन्नी फट गई, बिखर गई, सारी चीनी जो थी नीचे फैल गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रिस्क आपका होगा, यानी कि आप दुकानदार से नहीं बोल सकते कि मेरी चीनी वापस करो, तुम्हारी वजह से गिरी। रिस्क जो है वो आपका होगा, क्योंकि रिस्क उसी का होता है जिसकी ओनरशिप होती है, जो मालिक होता है। क्यों? क्योंकि आपने दुकान वाले को पैसे दिए, ठीक है, आपने दुकान वाले को पैसे दिए और बदले में आपने चीनी को खरीदा, ठीक है, तो फिर जो भी होता है उसके लिए जिम्मेदार आप हो। तो ओनरशिप अगर बायर की है, ठीक है, अगर मालिक खरीदने वाला है तो नुकसान भी वही उठाएगा, और अगर मालिक सेल करने वाला है, बेचने वाला आदमी मालिक है, तो नुकसान वही उठाएगा। जैसे कि एक दुकान है, उसमें 20 बोरी चीनी रखी है, उसमें मान लो 20 बोरी चीनी रखी है, गोदाम है पूरा, ठीक है, वहाँ पे गलती से चूहे घुस जाते हैं या फिर कोई घुस जाता है, बिल्ली बिल्ली चूहे हुए हैं, वो उन्हें फाड़ देते हैं, खा जाते हैं सारी चीनी, तो जो नुकसान है वो सेलर का होगा। क्यों? क्योंकि संपत्ति उसकी है ना, दुकान उसकी, गोडाउन उसका, तो कुछ भी नुकसान होता है तो जिम्मेदार वही होगा। तो इसी को बोलते हैं रिस्क प्राइमा फेसिस पासिस विद प्रॉपर्टी, यानी कि जिसकी संपत्ति है उसी का नुकसान होता है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं डिलीवरी ऑफ गुड के बारे में। इसे माल की सुपुर्दगी या फिर माल का परिधान भी बोला जाता है, ठीक है, इसके दो नाम है, माल की सुपुर्दगी, माल का परिधान, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश के नाम याद रखा करो, डिलीवरी ऑफ गुड याद रख लो। तो डिलीवरी ऑफ गुड का मतलब है कि जब सेलर जो है वो वस्तु का कब्जा, यानी कि जो पोजेशन है वो बायर को दे दे, ठीक है। तो डिलीवरी वही होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हो। जैसे कि बायर और सेलर जो है आपस में डील कर सकते हैं कि डिलीवरी कब होगी, कहाँ पे होगी, कौन करेगा। जैसे मान लो ए बी, 2 पर्सन है, ए ने बी से बोला कि मुझे 2 तारीख को 4 किलो का केक चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल के डिसाइड करेंगे कि डिलीवरी कब होगी, कहाँ होगी, कौन करेगा। जैसे इसने बता दिया कि 2 तारीख को केक चाहिए, 4 किलो का केक चाहिए, तो इसने बता दिया ना, और ये भी बता देगा कि मेरे घर पे डिलीवर करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिलीवरी। जब सेलर यानी कि सेल करने वाला और परचेज करने वाला यानी कि खरीदने वाला और बेचने वाला, ये दोनों पर्सन मिलके आपस में डिसाइड कर लें क्या चीज़ डिलीवर करनी है, कब डिलीवर करनी है, कहाँ पे डिलीवर करनी है, कैसे डिलीवर करनी है, ठीक है। जैसे अगर आप ऑनलाइन भी किसी ऐप से ऑर्डर करते हो कोई सामान, तो आप डिलीवरी की डिटेल डालते हो ना कि ये जो आइटम है ये मुझे मतलब ये आइटम जो है ये मुझे इस एड्रेस पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, ये होता है। अब डिलीवरी के कुछ नियम होते हैं। एक नियम ये है कि डिलीवरी उचित समय और उचित मात्रा में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने 20 कुर्सियाँ खरीदी थी, यानी कि 20 चेयर ऑर्डर करी हैं, तो सेलर 10 नहीं दे सकता आपको। अगर सेलर 10 दे देगा तो वो वैलिड डिलीवरी नहीं होगी, वो इनवैलिड होगी। तो जो भी डिलीवरी है वो उचित समय पे यानी कि टाइम पे होनी चाहिए और उचित क्वांटिटी में होनी चाहिए। आप किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते, ठीक है, और रॉन्गफुल डिलीवरी नहीं कर सकते। अगर सेलर गलत माल दे दे, जैसे कि क्वालिटी गिरा दी या फिर क्वांटिटी कम कर दी, तो बायर को माल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 4 किलो का केक ऑर्डर करा, वो आपको आधी किलो का दे के जा रहा है, ठीक है, वो आपको आधी किलो का केक दे के जा रहा है, तो आप उसे मना कर सकते हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, आपको ये अधिकार प्राप्त है।
अब बात करते हैं अदत्त विक्रेता यानी कि अनपेड सेलर की। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा लो। अनपेड सेलर, इसका भी इंग्लिश का नाम याद रखना, अनपेड सेलर ये लिख रहा है, देखो इंग्लिश का नाम याद रखना क्योंकि हिंदी में इसके दो नाम है, एक है अदत्त विक्रेता, एक है अवैतनिक विक्रेता। ठीक है, अवैतनिक विक्रेता जिसे पैसे ना मिले हों। ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप दुकान पे कोई चीज़ खरीदने जाते हो और उधार करके आ जाते हो कि भैया 2-3 दिन बाद दे दूंगा, 4 दिन बाद दे दूंगा, या लिख लेना भैया पैसे। तो आप उधार करके जो पैसे आ रहे हो ना, तो जो सामने वाला दुकान वाला है उसे बोला जाएगा अनपेड सेलर। क्यों? क्योंकि तुम उसे पैसे जो हैं वो पे करके नहीं आए हो, तुम उधार करके आए हो, तो उसे ही बोलते हैं अनपेड सेलर। और ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के सेक्शन 45 to 54 तक अनपेड सेलर की बात की गई है। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा सेलर, हाँ, तो इस सेलर को अनपेड सेलर तब माना जाता है जब बायर ने पेमेंट नहीं किया हो या सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया हो लेकिन वो डिसऑनर हो, यानी पेमेंट नहीं हुई। तो सीधा सीधा अनपेड सेलर उस पर्सन को बोलते हैं जिसकी पेमेंट नहीं करी। जैसे कि इससे 10,000 रुपये का सामान लेके चले गए, लेकिन इससे बोला कि भैया लिख लेना, 4-5 दिन बाद दे जाएंगे। तो ये जो है ये अनपेड सेलर है। क्यों? क्योंकि इसे इसके पैसे नहीं मिले। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए राम ने श्याम को 50,000 रुपये के गुड़ बेचे। गुड्स का मतलब है वस्तु बेची या फिर माल बेचा। तो इसने 50,000 रुपये का सामान बेचा, श्याम ने आधे पैसे दिए और आधे अभी बाकी हैं, तो ये हुआ अनपेड सेलर क्योंकि इसे पे नहीं किया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अनपेड सेलर वो होता है जिसके पैसे आपने नहीं चुकाए पूरी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं अनपेड सेलर के अधिकार की, यानी कि उसे क्या क्या अधिकार हैं। तो उसे राइट ऑफ लाइन है, यानी कि रोक के रखने का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हिंदी में बोलते हैं धारण अधिकार। धारण अधिकार का मतलब है कि जब तक सामने वाला पैसे नहीं दे देता आप उसे सामान मत दो। जैसे कि आप ये 1 मिनट, हाँ, एग्जाम्पल से समझो। ए पर्सन ने 50 समोसे का ऑर्डर दिया। ए पर्सन ने बी की दुकान पे जाके 50 समोसे का ऑर्डर दिया कि मुझे 2 तारीख को 50 समोसे चाहिए। ठीक है, अब आपने अपनी दुकान पे 50 समोसे बना लिए, आपने सारी चीज़ें तैयार कर ली। अब अगला आदमी मांगने आ गया कि लाओ दे दो, लेकिन पैसे दे नहीं रहा। तो आपको अधिकार है कि आप उन्हें मत दो, आप अपना सामान अपने पास रखो। उससे बोल दो कि भाई पहले पैसे दे, जब पैसे देगा तभी मैं तुझे ये दूंगा। ठीक है, तो यदि बायर ने पेमेंट नहीं दी तो सेलर माल को अपने पास रख सकता है। ठीक है, किन स्थितियों में लाइन मिलता है? जैसे कि गुड की डिलीवरी नहीं हुई, पेमेंट ड्यू है, यानी कि उसने पैसे नहीं दिए, और गुड यानी कि माल सेलर के पास है तो वो उसे अपने पास रख लेगा। जैसे सेलर ने 10 कुर्सियाँ बेची, पेमेंट नहीं हुई, तो सेलर जो है डिलीवरी से पहले ही गुड को रख सकता है, यानी कि अपने पास रख सकता है। ओके, और दूसरा अधिकार है परिवहन में रोकने का अधिकार, यानी कि ये जो अनपेड सेलर है जिसे अभी पूरे पैसे नहीं मिले हैं, पहला अधिकार तो इसके पास ये है कि ये माल दे ही ना सामने वाले को। ये बोलते कि पहले पेमेंट करो उसके बाद माल लेना। ठीक है, दूसरा इसका अधिकार है रास्ते में सामान को रोक देना। जैसे कि अगर गुड ट्रांसपोर्टर के पास है, यानी कि जो माल है वो डिलीवरी मैन के पास है, ट्रांसपोर्टर के पास है, और जो आदमी सामान खरीद रहा था वो दिवालिया हो गया, यानी कि वो भाग गया। ठीक है, तो सेलर जो है वो डिलीवरी मैन से कह सकता है कि गुड वापस भेज दो या फिर मुझे वापस लौटा दो, यानी कि वो सीधा सीधा ये बोल सकता है कि सामान वापस ले आओ। एग्जाम्पल के लिए माल रास्ते में ट्रक में जा रहा था। ठीक है, जो खरीदने वाला था बायर वो दिवालिया हो गया, तो सेलर जो है वो डिलीवरी मैन यानी कि ट्रांसपोर्टर को कॉल करके कहता है कि डिलीवरी मत करना, वो आदमी भाग गया। ठीक है, तो ये अधिकार भी अदत्त विक्रेता यानी कि अनपेड सेलर को है। अगला अधिकार है पुनः विक्रय का अधिकार। तो अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो सेलर उस सामान को दोबारा बेच सकता है। जैसे कि फल बेचने वाले ने बायर को 50 बॉक्स के केले भेजे, यानी कि एक आदमी है ए नाम का, उसने एक फल बेचने वाला, ये बी है, ये फल बेचता है। ठीक है, तो ए ने ऑर्डर दिया कि मुझे 50 बॉक्स चाहिए बनाना यानी कि केले के। ठीक है, तो बायर ने पेमेंट नहीं किया, यानी कि ये जो बी है, सॉरी ये जो ए है जिसने ऑर्डर दिया था, इसने बी को पेमेंट नहीं किया। अब केले ख़राब होने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेलर जो है यानी कि जो फल वाला आदमी है वो उन्हें तुरंत बेच सकता है। किन शर्तों पर बेचेगा? जैसे उसे पता है कि ये जो केले हैं रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, और सेलर ने बायर को नोटिस दे दिया, यानी कि ये जो दुकान वाला है ये उस आदमी को बता देगा भाई मैं इन्हें सेल कर रहा हूँ क्योंकि तू तो लेना आया नहीं और ये रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने उसे बता दिया है, नोटिस दे दिया है। ठीक है, और सेलर
सेलर का लाइन सही तरीके से लागू हुआ, यानी कि उसने सही तरीके से धारण करके रखा सामान को अपने पास, और सामने वाला तब भी लेने नहीं आया। ठीक है, तो जो सेलर है उसे सामान को बेचने का भी अधिकार है। एग्जाम्पल यही ले लो कि आपने फल वाले से बोला कि 50 बॉक्स हमें केले चाहिए। ठीक है, आप उन्हें लेने नहीं गए, अब उसके तो केले खराब हो जाएंगे रखे रखे, तो वो उन सामान को बेच सकता है। ठीक है, अगला है डिलीवरी रोकने का अधिकार। तो ये वही वाली बात है कि जब तक पेमेंट पूरी नहीं होती तो आप डिलीवरी देने से मना कर सकते हो। अगला है दाम मांगने का अधिकार। अगर ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र हो गई तो सेलर प्राइस के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए बायर यानी कि जिसने खरीदी है उसने एक कार ली, यानी कि जो बायर है उसने कार ली, उसे ओनरशिप मिल गई क्योंकि उसने एक कार ली, पर उसने पैसे नहीं दिए, तो जो सेलर है, जो दुकानदार है, वो उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। सीधी सी बात है। अगला है नुकसान की भरपाई का मुकदमा। एग्जाम्पल के लिए बायर ने 100 टीवी का ऑर्डर दिया कि हमें 100 टीवी चाहिए, और लास्ट टाइम पे उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। इस वजह से सेलर को 20,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो वो इन डैमेजेस को मांग सकता है। या एग्जाम्पल के लिए वही केले वाला एग्जाम्पल ले लो कि बायर ने 50 बॉक्स केले का ऑर्डर दिया कि हमें 50 बॉक्स केले चाहिए। अब सेलर ने आपके लिए रखे वो 50 बॉक्स केले, आप लेने नहीं गए और उसमें से 3-4 बॉक्स खराब हो गए, तो दुकानदार जो है ना, जो फल वाला है, वो आपसे इनके पैसे ले सकता है। ठीक है, तो उसे नुकसान की भरपाई लेने का भी अधिकार है। अब बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब एक इंसान संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे। जैसे कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा कि हाँ ठीक है, मैंने मान लो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा कि 2 तारीख को मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मुझे 4 किलो केक चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने आपको पहले ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और बाद में उसी दिन जिस दिन मुझे केक चाहिए था आपने मुझे नहीं दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना। या मान लो मैंने और आपने एक घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए और आपने बोला कि मैं आपको इतना अच्छा घर दिलाऊंगा, उतना अच्छा घर दिलाऊंगा, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, और एंड मोमेंट पे आप मेरे पैसे लेके भाग गए, आपने मुझे कोई घर भी नहीं दिलाया। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा टूट गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ा है तो आपको ये बात पता भी होगी। तो जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की शर्त का पालन नहीं करती या गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है वो कई प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक उल्लंघन, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते समय कोई पार्टी परफॉर्मेंस ना करे, जैसे कि माल आज देना था लेकिन सेलर नहीं देता, यानी कि सेलर और बायर दोनों के बीच में एक डील हुई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस तारीख को मेरे घर पे माल भेज देना, वस्तु सामान भेज देना। ठीक है, तो अगर सेलर ने वो नहीं भेजा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो ये होता है वास्तविक उल्लंघन, जब एब्सोल्युटली यानी कि एक्चुअली में ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का। एक होता है पूर्व अनुमानित उल्लंघन यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की डेट आने से पहले ही कोई पार्टी कह दे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करूँगा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका टूट ही गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा तो करेगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए डिलीवरी 15 जनवरी को होनी थी, सेलर ने 1 जनवरी को भी बोल दिया कि मैं तुम्हारा सामान नहीं देने वाला, मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और बायर जो है वो सूट फॉर डैमेज कर सकता है, यानी कि वो उसके ऊपर केस कर सकता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि 15 तारीख को सामान देगा, अब ये मना कर रहा है नहीं देगा, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अब कुछ उपाय हैं, मान लो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है और आपको उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप कौन कौन से कदम उठा सकते हो, क्या क्या उपाय हैं आपके पास? पहला तो उपाय है नुकसान की भरपाई का। तो कोर्ट जो है वो पार्टी को एक्चुअल लॉस भरने का आदेश देती है, यानी कि जो भी आपको लॉस हुआ है, जो भी नुकसान आपको हुआ है, उसकी भरपाई सामने वाला करेगा। जैसे कि मान लो 2 तारीख में बच्चे का बर्थडे था, आपने केक ऑर्डर करा 4 किलो का, सामने वाला केक देने नहीं आया, आपको कहीं और से मंगाना पड़ा। एट द टाइम बहुत मतलब नुकसान हुआ, उस वजह से कुछ लोग चले गए, कुछ गेस्ट चले गए, तो आप सामने वाले से नुकसान की भरपाई ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा, बहुत दिक्कतें आई आपको इस तरीके से। दूसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि कोर्ट आदेश दे सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरह से पूरा किया जाए जैसे लिखा था। तो कोर्ट 2 काम कराएगी, या तो वो बोल देगी कि भैया इसकी नुकसान की भरपाई करो, या फिर वो ये बोल देगी कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। जैसे घर दिलाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने एडवांस में पैसे भी ले लिए, तो फिर अब घर दिलाओ। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसके सिवा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है। तो जो पीड़ित पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकती है। जैसे उसने बोला फॉर एग्ज़ाम्पल, यस,
उसने 15 जनवरी को डिलीवरी होनी थी, उसने 1 जनवरी को कह दिया कि मैं सामान नहीं दूंगा, तो जो पार्टी है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। एक तो पहले से ही उसका लॉस हो गया कि टाइम पे वो मना कर रहा है कि नहीं देगा, तो वो चाहे तो वो उसे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। अब अगला पॉइंट है क्वांटम मेरिट, तो इस पे लगा लो स्टार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना काम हुआ उतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो जितना काम किया गया है उसका पैसा लिया जा सकता है। मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक आदमी से कि वो आपका 1 महीने के अंदर घर बना के देगा, 2 मंजिल घर, ठीक है। 1 महीने के अंदर 2 मंजिल घर बना के देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब 1 महीने के अंदर उसने लगभग 1 मंजिल घर बनाया, तो जितना उसने घर बना दिया उतना पैसा वो ले सकता है। तो जितना उसने काम किया उतना पैसा लेने का वो अधिकारी है। इसी को क्वांटम मेरिट या मेरिट का सिद्धांत बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में याद रखो इसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में जल्दी से 5th यूनिट भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताओ वीडियो समझ आई या फिर नहीं आई, ठीक है। इस नंबर पर आप पेड नोट्स के लिए DM कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप DM कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।